सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश और इस देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होते थे, चर्चा में गंभीर रूप से मतभेद उभर के सामने आते थे। और एक बार ऐसे ही मैंने किसी चर्चा में नेहरू जी को बोल दिया कि आपका मिलता जुलता चरित्र है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश जो हमारे को प्रेरित करते हैं कि हमारे को भारत को और उसके संविधान की जो गरिमा है उसे बनाए रखना है। राजनीति में दल चाहे बने चाहे बिगड़े, कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का संविधान और देश का लोकतंत्र वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गवर्नेंस से रिलेटेड एक वाक्य दिया, एम्पावरिंग द इंडिविजुअल मीन्स एम्पावरिंग द नेशन एंड एम्पावरमेंट इज बेस्ट सर्व थ्रू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद रैपिड सोशल चेंज। कि अगर आप रैपिडली किसी चीज को बदलना चाहते हो और आप किसी का सशक्तिकरण करना चाहते हो तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार का जो बदलाव है वो बहुत जरूरी है, लेकिन जो आर्थिक चेंज है वो काफी रैपिड होना चाहिए। इसी विजन के साथ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कार्यकाल में शासन चला रहे थे और उन्होंने गुड गवर्नेंस के कई सारे पिलर्स को ले डाउन करा जो आज भी हमारी सरकार को प्रेरित करते हैं। और इसीलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे घोषित किया गया। समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, क्या उनका विजन था और सुशासन को लेके उन्होंने क्या किया। आज की तारीख में 2022-23 में भारत सरकार जो है उनसे प्रेरित होके और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पे कौन कौन सी स्कीमें चला रही है। और ये जो शब्द है गुड गवर्नेंस, एग्जैक्टली गुड गवर्नेंस हम किसे कहते हैं, गुड गवर्नेंस होता क्या है, उसके क्या पिलर्स हैं, वो हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को हम 3 पिलर्स में डिवाइड करेंगे, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पिलर 1 की तरफ, जहां पे हम देख रहे हैं कि माननीय अटल बिहारी जी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के जो प्रिंसली स्टेट था, जो ग्वालियर का रजवाड़ा था, वहां पे उनका जन्म होता है। असलियत में राजनीति में जो उनकी एंट्री होती है वो महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान राजनीति में कूद पड़ते हैं। उस टाइम पे उनको जेल भी हुई थी और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत की राजनीति में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत आजाद हुआ 1951 के करीब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी के अंडर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा चलाए गए कुछ अखबार और मैगजीन में काम करना शुरू करा, जिसमें से सबसे फेमस थे राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन। इन 4 अखबार और मैगजीन्स में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जर्नलिस्ट की तरह, पत्रकार की तरह काम करना शुरू करा। साथ ही साथ एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंडर उन्होंने भारतीय जनसंघ भी ज्वाइन करा 1951 में। इस प्रकार से अटल बिहारी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है आजाद भारत में एज अ जर्नलिस्ट और भारतीय जनसंघ के मेंबर की तरह। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुका। जितनी उनमें प्रतिभा थी और जितनी उनमें एक विजन था, वो विजन वहां पर रुकने वाला था ही नहीं। उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता गया और वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार 1996 में, लेकिन इस टाइम पे वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे और कुछ ही दिनों की सरकार 1996 में बनाई गई थी। 1998 इस दौर में भी जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाया और मात्र 1 साल की सरकार उन्होंने यहां पे चलाई। और फिर 1999 में जब पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती है तो 1999 से लेकर 2004 तक वो जो है अपना 5 साल का कार्यकाल चलाते हैं। ये जो 5 साल का कार्यकाल था 1999 से लेकर 2004 तक का, इसमें कई सारे
चाहे वो मुद्रा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, हर महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग एरियाज में उन्होंने कई सारी पॉलिसीज लॉन्च करी जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो आज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, वो जितने बेहतरीन प्रधानमंत्री थे उतने ही बेहतरीन एक कानून मेकर, लॉ मेकर, एक लेजिस्लेटर थे, और इसीलिए उन्हें 1994 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। यह बोला गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो बहुत सक्रिय कानून मेकर हैं, लॉ मेकर हैं, और वो दूसरे लेजिस्लेटर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक आइडल हैं, और इसीलिए 1994 में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसी के साथ 1992 में भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, उससे उन्हें नवाजा गया, और 2015 में उन्हें भारत रत्न, भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी उन्हें मिला। तो आप ये देखिए कि उनका जो करियर था 1942 के बाद वो हमेशा ऊपर ही जाता गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी सत्ता का लोभ नहीं था, उन्हें कभी भी गद्दी का मोह नहीं था, उन्हें हमेशा से सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती थी कि लोगों का भला, देश को आगे बढ़ाना, संविधान और लोकतंत्र को बनाए रखना, सिर्फ यह उनका विजन था। और इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए 25 दिसंबर को हमने गुड गवर्नेंस डे चुना, क्योंकि वो राजनीति से ज्यादा अच्छी नीतियों पे, जो लोगों का भला करें, उन पे ज्यादा फोकस करते थे वो। अगर हम बात करते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में जो 1996, 1998 और 1999 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम पे उनका क्या योगदान रहा देश में। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसको हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कि भारत आज की तारीख में एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मतलब कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। 1998 में हमारे यहां ट्विन सिक्योरिटी चैलेंज था, एक तरफ से चाइना हमें धमकाता था और दूसरी तरफ से पाकिस्तान हमें धमकाता था। चाइना और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं, ऑल वेदर एलाइज हैं, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उनकी। ये अलग अलग शब्द जो हैं ये हम न्यूज मीडिया में सुन चुके हैं। और ऐसे में भारत की जो उत्तरी सीमा है वहां से हमारे को हमेशा से एक सुरक्षा खतरा मंडराता हुआ नजर आता था। इसलिए मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट करने के लिए कि सामने वाला देश हमारे को हल्के में ना ले पाए, सामने वाला देश भारत को हल्के में ना आके और पाकिस्तान चाइना मिलकर भी भारत को ना हरा पाए, वो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट करने के लिए अटल बिहारी जी के नेतृत्व में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया। पूरी दुनिया में खूब बवाल मचा कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए। चाइना पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन मिला के बोला कि आप भारत को बायकॉट करो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, जापान ने भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, क्योंकि जो देश की सुरक्षा का मसला है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और अटल बिहारी जी की नेतृत्व में, लीडरशिप में हमने मेक श्योर करा कि अमेरिका और जापान जैसे बड़े देश जो हैं ये हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बना पाए। आज जो हम इतना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने देश में कि हमारे बॉर्डर से चाइना और पाकिस्तान हमारे देश में नहीं घुस सकते, छोटे मोटे इंस्टेंसेस चलते रहते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान दोनों को पता है कि अगर हमने भारत से युद्ध छेड़ने की कोशिश करी तो उसके पास परमाणु हथियार है और वो हमारे को नक्शे से हटा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को जोर जबरदस्ती से धमकाना चाहते थे। मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के साथ साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बोला कि हम एक पॉलिसी और लेके आते हैं जिसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी पहले नहीं करेंगे। ये सिर्फ आत्म सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए गए हैं। हम परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की शुरुआत कभी नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तो हम उस केस में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो परमाणु हथियार बनाए गए थे, इससे यह दिखता है कि वो देश की सुरक्षा के बारे में भी सोचते थे और जो उनका एक पीस का विजन था, शांति का विजन था, वो उसके बारे में भी सोचते थे। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त भाषण देते हुए एक बात बोली, जब कारगिल का युद्ध
छिड़ चुका था। उन्होंने बोला कि दुनिया ने ये देखा कि भारत जो है शांति प्रिय देश है और ये सब मानते हैं, लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं, दुनिया अब वो देखने वाली है। 1998 में जब भारत जो है परमाणु हथियार टेस्ट करा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे को पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक दोस्त की तरह देखते आए हैं, पाकिस्तान को हमसे प्रॉब्लम है, हमें पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1999 बस में अटल बिहारी जी बैठे, बस ने वाघा बॉर्डर क्रॉस करा और वो सीधा जाके लाहौर रुकी बस, जिसे लाहौर समिट के नाम से जाना जाता है। वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत करी और दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह समझौता किया कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं और शांति से अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे। वो वापस आए और उनके साथ धोखा हुआ। जैसे उन्होंने भारत में पैर रखा, हमारे यहां कारगिल में पाकिस्तान के सैनिकों ने टाइगर पीक पे कब्जा कर लिया। दोस्ती हमने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश करी, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन जब कारगिल के कन्फ्लिक्ट का समय आया, उस समय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और दोबारा से अपनी जो टेरिटरी थी उसको हासिल किया। तो आप ये देखिए कि दुनिया में उन्होंने भारत का वर्चस्व किस तरीके से बढ़ाया कि जब पूरी दुनिया हमारे परमाणु हथियारों के खिलाफ थी, वो अकेले खड़े रहे भारत को आगे ले जाने के लिए, और साथ में पाकिस्तान को किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब यहां पे दिया गया कि हमारी डिफेंस पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने कभी भी भारत को झुकने नहीं दिया। लाल किले पे खड़े होकर आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने हमारी आर्थिक नीति के बारे में कुछ बात करी, सामाजिक नीति के बारे में कुछ बात करी। उन्होंने बोला वी मस्ट ग्रो फास्ट, वी सिंपली हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। उनका यह मानना था कि अगर आप भारत को गरीबी, भुखमरी, इलिटरेसी से मुक्त करवाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है और वो है आर्थिक विकास। और सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, जल्द से जल्द आर्थिक विकास होना चाहिए, तभी भारत में गरीबी, भुखमरी और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण हो सकता है। 1997-98 के करीब दुनिया में एक रिसेशन का दौर चल रहा था, जब एशियन इकोनॉमीज जो हैं, आसियान की, वहां पे करेंसी क्राइसिस और ट्रेड क्राइसिस चल रहे थे। पूरा एशिया जो था वो रिसेशन की चपट में था। फिर भी माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में भारत का जीडीपी 5.8% उस समय पे ग्रो करता है। इस विजन के अंदर कि हमारे को ग्रो तो करना ही है, लेकिन हमारे को बहुत तेज ग्रो करना है, क्योंकि हम अपने नागरिकों को भूखा सोते नहीं देख सकते, उनको डर में नहीं देख सकते, उनको अनपढ़ नहीं देख सकते। तो चाहे वो हथियारों की एक जो है न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी हो, चाहे वो डिफेंस पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, या फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हर जगह हमारे को सिर्फ एक चीज दिखती है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर सके, उसका विकास भी हो और वो सुरक्षित भी रहे। इसी के साथ अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी। आज की तारीख में जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं और उसमें आप एक स्कीम पढ़ते हैं, बड़ी लैंडमार्क स्कीम जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से ऑल वेदर पक्का रोड से जोड़ने के लिए लाई गई थी। वो कौन लाया था? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। कि भारत जो है वो अपने गांव में बसता है और जब तक आप उसके गांव का विकास नहीं करोगे तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती, और इसीलिए हर गांव को ऑल वेदर पक्का रोड से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने लॉन्च करी। आज हम देखते हैं कि सब जगह एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 5 लेन एक्सप्रेसवे, 7 लेन एक्सप्रेसवे, 10 लेन एक्सप्रेसवे। दिल्ली से मुंबई 10 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से लखनऊ 3 घंटे में। ये अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेसवेज बनते जा रहे हैं। इन एक्सप्रेसवेज की शुरुआत किसने करी थी? इन एक्सप्रेसवेज की शुरुआत करी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को एक्सप्रेसवे से
कनेक्ट किया जाना था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर उस मॉडल को आगे रेप्लिकेट किया गया, उस मॉडल को दूसरे एरियाज में इंप्लीमेंट करके एक्सप्रेसवेज बनाए गए। लेकिन भारत में जो पहली बार एक्सप्रेसवेज बनाए गए थे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए थे। गुड गवर्नेंस, सुशासन, कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन आसान होना चाहिए, मेरे को राजनीति नहीं करनी, मेरे को लोगों के भले के लिए जो है सुशासन करना है, ऐसा उन महान प्रधानमंत्री का मानना था। कनेक्टिविटी के बाद अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं तो आप हमेशा फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 21A जो है वो हमारे को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन संविधान में उसे संशोधन करके लाया कौन? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, माननीय अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने संसद भवन में संविधान संशोधन का जो कानून है वो पारित करवाया और अनुच्छेद 21 से आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ के साथ जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि हमारा जो देश है वहां पे कोई भी गरीब, वहां पे कोई भी भूखा और वहां पे कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। द ओनली ऑल्टरनेटिव वी हैव इज टू ग्रो फास्ट, वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। आज हम बात करते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी की, 5G की, भीम, IMPS, हम इंटरनेट की बात करते हैं। खैर उस समय ऑफ कोर्स इंटरनेट नहीं था, लेकिन उस समय जो मोबाइल का उभरता हुआ दौर था कि लैंडलाइन से हम मोबाइल की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, वो शिफ्ट कौन लाया? मोबाइल से हमारे को जोड़ा किसने? लैंडलाइन से मोबाइल की तरफ हमें खींच के कौन लाया? नई टेलीकॉम पॉलिसी जो 1999 के बाद लाई गई थी, उसमें भी माननीय अटल बिहारी जी की सरकार का हाथ था। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। अगर हम आर्थिक नीति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा कि बढ़ा दो और सबको फ्री में सब कुछ दे दो तो भूखमरी हंगर खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे को विकास करना और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो विकास होगा उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए सरकार का जो उधार है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने संसद भवन में फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए कानून पारित कराया जिसको कहते हैं FRBM एक्ट। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, कि विकास होएगा, बिल्कुल होएगा, विकास नहीं रुकेगा, लेकिन सरकार की उधारी और उधारी के साथ जो हमारे को हर साल ब्याज देना पड़ता है वो बहुत खराब है। उसमें टैक्स पेयर की मेहनत का पैसा जो है ब्याज में जा रहा है। हमारे को ब्याज नहीं देना, हमारे को प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी फॉलो करनी है, जिसके लिए हम FRBM एक्ट 2003 लॉन्च करते हैं। आज तक यह कानून जो है फॉलो किया जाता है कि हमारे को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करना है। इतना ही नहीं, अगर हम नदियों के क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि जो आज इनलैंड वाटरवेज की बात होती है, इनलैंड वाटरवेज नंबर 1, इनलैंड वाटरवेज नंबर 2, और नदियों के ऊपर शिप चला देंगे, कनेक्टिविटी प्रमोट कर देंगे। अच्छी बात है, सरकार आज ये सब कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत, इस सोच की शुरुआत किसने करी थी? इस सोच की शुरुआत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी, जब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि भारत की 60 बड़ी नदियों को जोड़ा जाए, इंक्लूडिंग गंगा, और इनलैंड वाटरवेज का विकास किया जाए। तो सिर्फ सड़क से ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में ही नहीं, बल्कि डिजिटल टेलीकॉम कनेक्टिविटी और रिवर कनेक्टिविटी के ऊपर भी प्रधानमंत्री का फोकस था। तो हमने देखा कौन थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहां उनका जन्म हुआ, कैसे वो राजनीति में आए, किस प्रकार से उन्होंने भारत की जो विकास की दिशा है और भारत की जो दशा है उसको सकारात्मक तरीके से पलटा, और किस तरीके से हर व्यक्ति के विकास के लिए उन्होंने काम करा, क्या क्या पॉलिसीज वो लेके आए, हमने समझा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आज की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को समझते हुए कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं।
और किस प्रकार से आज वो हमारे यहाँ सुशासन को, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती हैं पॉलिसीज, एक बारी नजर डालते हैं। सबसे पहले जो पॉलिसी लॉन्च की गई वो है अटल भूजल योजना। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए है, कि जो पृथ्वी के नीचे पानी है उसका रिप्लेनिशमेंट करने के लिए, उसका स्तर बढ़ाने के लिए ऊपर अटल भूजल योजना लॉन्च करी गई, जहां पे पंचायत के पार्टिसिपेशन से बोला गया कि ग्राम पंचायत पार्टिसिपेशन से हम ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अटल भूजल योजना। सेकंड, अटल वयो अभ्युदय योजना। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अलग अलग एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो ओल्ड एज होम्स को मेंटेन करते हैं, तो उनको ओल्ड एज होम्स मेंटेन करने के लिए जो ग्रांट दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो सरकार इस पर्टिकुलर योजना के अंदर दे रही है टू मेंटेन सीनियर सिटीजन्स होम्स। जो वृद्ध आश्रम होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनमें पैसा देने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना लॉन्च करी गई। अंडर बेसिकली एक अंब्रेला प्रोग्राम है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स के अंडर ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी गई, अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसके तहत भारत सरकार जो है ओल्ड एज होम्स को मेंटेन करने के लिए चंदा देती है, पैसा देती है, ग्रांट देती है। अटल वयो अभ्युदय योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यह बेसिकली एक ऐसी योजना है जहां पे अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस दी गई है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उस केस में आपको भारत सरकार जो है कैश कॉम्पनसेशन देगी, कि यदि आप अनएम्प्लॉयड होते भी हो किसी कारण से तो उस केस में आपको भूखा ना सोना पड़े, आपकी हंगर का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। और इसलिए भारत सरकार जो है अटल बिहारी जी के उस विजन को फॉलो करते हुए कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, उस विजन को फॉलो करते हुए हमने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च करी है। इसके अलावा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विज्ञान में खास रुचि रखते थे, और आपको पता है एक बहुत फेमस नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कि हमारे को साइंस एंड टेक के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसे हम कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग के अंदर है, जहां पे स्कूलों में बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए और बच्चों के इनोवेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जाएंगी। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स के अंदर 10 लाख बच्चों में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये 10,000 लैब्स जो हैं एस्टैब्लिश करी गई हैं, जिन्हें अटल टिंकरिंग लैब्स कहते हैं। स्कूल लेवल पे करी गई हैं जिससे कि बच्चे जो हैं अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर सकें और उनमें जो क्यूरियोसिटी है, जो इनोवेशन अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर आ सके इन लेबोरेटरीज में। उसके लिए हमारे यूथ को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ आगे पुश करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स लॉन्च करी गई। साथ के साथ सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करते हुए बेसिकली हमारे यहां पेंशन, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड को सामाजिक सुरक्षा के अंदर गिना जाता है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी के अंडर काउंट किया जाता है। भारत में सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर भारत को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है तो सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार का जो बदलाव है, विकास है, वो लाना होगा। और सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने अटल पेंशन योजना लॉन्च करी, जहां पे यदि आप 60 साल के या उससे ऊपर उम्र के हो जाएंगे तो आपको इस स्कीम के अंदर पेंशन दी जाएगी। और इसमें कौन एनरोल कर सकता है? 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं वो इस योजना में एनरोल कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना। साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए
और ऐसे क्षेत्रों में जहां पे नॉर्मल बिजली नहीं पहुंच रही है, जहां पे अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पे भारत सरकार ने क्या बोला कि ठीक है, अभी बिजली का तार यहां पे नहीं आ रहा, बिजली का ग्रिड यहां पे नहीं आ रहा, धूप तो आ रही है, सन तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम एक योजना लेके आते हैं, अटल ज्योति योजना। और इस अटल ज्योति योजना के अंदर हम आपको सोलर एलईडी बल्ब देंगे कि आप सीधा सन की बिजली से, सन की रेस से बिजली जनरेट करेंगे और अपने घर में बिजली लाएंगे। अटल ज्योति योजना कि जहां पे अभी ठीक प्रकार से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पे सोलर एलईडी लाइट्स दी जाएंगी। और रिसेंटली आपको पता है कि भारत में 2022 के अंत में 5G रोल आउट किया गया, और ये जो वोडाफोन और ये एयरटेल, जियो जैसी कंपनीज हैं, इन्होंने 5G का रोल आउट शुरू कर दिया। मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो टेलीकॉम पॉलिसी माननीय अटल बिहारी जी के समय पे आई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए रिसेंटली भारत सरकार ने 5G की पॉलिसी को भी आगे रोल आउट करा है। तो हमने समझा कि कौन थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका विजन क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। आज की तारीख में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विजन, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। अब समझते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को जो हमने गुड गवर्नेंस डे की तरह ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है कि हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की तरह मनाएंगे, तो ये जो शब्द है सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये क्या है? कब मैं कहूंगा कि भारत में सुशासन है और कब मैं कहूंगा कि नहीं, अभी सुशासन दूर है? ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं, ऐसे क्या पिलर्स हैं, ऐसे क्या पैमाने हैं जिन पर हम प्रशासन को नाप सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो सुशासन है या कुशासन है? समझते हैं। उससे पहले 25 दिसंबर को रात को 8 बजे अनअकैडमी पर गुड गवर्नेंस डे का क्विज होने वाला है, एकदम फ्री, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ये क्विज रहेगा और उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और गुड गवर्नेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो क्विज है ये हमने 8 बजे रखा 25 दिसंबर को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस क्विज के लिए जरूर एनरोल करिए। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पिलर पे, ये एग्जैक्टली जो गुड गवर्नेंस होता है इसका मतलब क्या और हम गुड गवर्नेंस किसे बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शासन क्या होता है। ये जो हम कहते हैं गवर्नेंस, एग्जैक्टली ये गवर्नेंस होती क्या है? बेसिकली गवर्नेंस एक प्रोसेस होता है कोई निर्णय लेने का और उसे इंप्लीमेंट करने का। एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन एंड इंप्लीमेंटिंग इट इज नोन एज गवर्नेंस। अब यहां पे गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी इधर गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस की, शासन की। सुशासन या कुशासन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग सत्ता में हैं वो किस प्रकार से एक निर्णय ले रहे हैं और किस प्रकार से उस निर्णय को अमल कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, हम उसको बोलते हैं शासन, उसको बोला जाता है शासन। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये जो शासन है, ये जो प्रोसेस है निर्णय लेने का और उन्हें अमल करने का जमीनी स्तर पर, उसे कब हम गुड गवर्नेंस बोलेंगे? उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 8 पिलर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो भारत में फॉलो किए जाते हैं, कि 8 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम गुड गवर्नेंस को मेजर कर सकते हैं, 8 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम गवर्नेंस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहां पे सुशासन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या 8 पिलर्स हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी सुशासन का, कि हम इस प्रकार का शासन चाहते हैं जहां पे जो लोग उस निर्णय से इंपैक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो निर्णय लिया जा रहा है, वो लोग उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि अगर कोई बिल है
जो हमारे भविष्य को बदल सकता है, कोई स्कीम है, कोई नीति है, कोई पॉलिसी है जो हमारे भविष्य को पलट सकती है, जो हमारे को इफेक्ट कर सकती है किसी तरीके से, तो हमारी आवाज उस पॉलिसी में, उस बिल में, उस कानून में सुनी जानी चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन, बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के सुशासन नहीं आ सकता। और किसी भी अच्छी सरकार का जो सबसे पहला पिलर होता है वो होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। आप जो यहां पे पार्टिसिपेशन कर रहे हो वो डायरेक्टली भी हो सकता है और वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप एमपी एमएलए बन रहे हो तो ही आप पार्टिसिपेशन कर पा रहे हो, नहीं। यदि आप कोई अपना खुद का एनजीओ बना रहे हो, कोई खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, या आप सिविल सोसाइटी का पार्ट हो, प्रेशर ग्रुप्स का पार्ट हो, कि सपोज सरकार ने किसान कानून पास करा और आप एक किसान मंडली क्रिएट कर दो सरकार से बातचीत करने के लिए कि ये कानून हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बातचीत करिए, और आप वहां पे किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पे किसानों को आगे उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं सरकार तक, तो ये पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोगों की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास आजादी है एक संगठन बनाने की, या फिर आजादी है अपने आप को व्यक्त करने की, जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और एक्सप्रेशन है तो आपके पास पार्टिसिपेशन भी है, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, एनजीओ के माध्यम से हो, लेकिन आपके पास पार्टिसिपेशन है। पहली बात। दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में भी दिया गया है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि जितने भी हमारे यहां कानून हैं उनको आपको बिना किसी पार्शियलिटी के बिल्कुल इम्पार्शियली इंप्लीमेंट करना है, कि जो भी आप कानून लेके आ रहे हो उससे सबको फायदा होना चाहिए। किसी एक संगठन, किसी एक ग्रुप, किसी एक कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ वालों को नहीं होना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए कानून से। उसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कि अगर महिला सशक्तिकरण के लिए कानून आ रहा है तो उसमें देश की सारी महिलाएं कवर होनी चाहिए। अगर बच्चों के शिक्षा के लिए कोई कानून आ रहा है तो उसमें सारे बच्चे कवर होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ। और सुशासन में यह भी माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ तभी आ सकता है जब आपकी न्यायपालिका जो है वो पूर्ण रूप से आजाद है, स्वतंत्र है, मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसे बोलते हैं, कि कल को अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर भी रहे हैं तो हमारे पास जुडिशरी है जो उनके ऊपर एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकती है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन कर सकती है। कि अगर जुडिशरी को लग रहा है कि कोई कानून गलत है, कोई कानून एक एरिया के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, तो वहां पे जुडिशरी जो है वो आके लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जैसे हमने सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड में देखा कि किस प्रकार से जुडिशरी ने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल लोगों के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करा, एक्नॉलेज करा, और सेम सेक्स को जो है उसे डीक्रिमिनलाइज करा। तो रूल ऑफ लॉ तभी स्थापित हो सकता है, रूल ऑफ लॉ तभी एस्टैब्लिश हो सकता है जब आपकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और आपकी जो पुलिस है वो करप्ट नहीं है। जब आपकी पुलिस फोर्स स्ट्रांग होगी, करप्ट नहीं होगी, इन दो माध्यम से आप रूल ऑफ लॉ मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, एक महिला ने एफआईआर कराया तो पुरुष के घर वालों ने कुछ रिश्वत दी और अपना मामला जो खत्म हो गया, छोड़ो इसे, नहीं। रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। तो पुलिस और जुडिशरी हमारे को दोनों ही इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल चाहिए, तभी हम कानून का शासन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
गुड गवर्नेंस का तीसरा पिलर है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और जिसके लिए हमारे यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कानून लाया गया जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, कि अगर आपको किसी मंत्रालय से, किसी डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को याचिका डाल के वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सरकार जितनी ज्यादा सूचना, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में खुद से डालेगी, सरकार उतना ही ज्यादा गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ेगी कि हाँ देखो हमने लोगों के लिए ये करा, उसका ये इंपैक्ट हुआ, उसका ये परिणाम था, हमने लोगों में डेटा सर्कुलेट कर दिया कि देखिए हमारी इस पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा, आपके सामने है पारदर्शिता की ये जो आप लोगों के लिए निर्णय लिया गया था या इसने आपको किस प्रकार से प्रेरित प्रभावित करा है, उसका निर्णय ये रहा, उसका परिणाम ये रहा। तो सरकार जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, सरकार जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालती है, उसे पारदर्शिता जो है बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं कि कुछ भी टेक्निकल भाषा लिख दी कि आम आदमी अपने आप समझता रहेगा। इंफॉर्मेशन ऐसी जो उसे पढ़ के देख के समझ आए, मतलब कि इन अ मैनर सच दैट इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। कि मैंने सरकार से एक सवाल पूछा कि आपने जो सर्व शिक्षा अभियान इंप्लीमेंट करा इतने साल, उसका क्या प्रभाव हुआ, आप दिखाइए। और सपोज करिए मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ग्राफ वगैरह कैसे पढ़ते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है, मेरे को नहीं पता। उन्होंने मेरे को नीति आयोग की 500 पेज की रिपोर्ट दे दी, लो इसमें ढूंढते रहना अपने आप। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है कि अगर मैंने पूछा कि आप मेरे को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताओ, तो वो इतना हिस्सा निकाल के मेरे को दिखा रहा है कि सर देखो पहले स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 60% था, अभी 0% के करीब पहुंच रहा है। यह फायदा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान से, सरकारी स्कूल इतने बने हैं, उसमें इतनी लैब्स, इतने कंप्यूटर हैं। मेरे को वो डेटा चाहिए, मेरे को 500 पेज की रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा डेटा जो रेलेवेंट हो, टू द पॉइंट हो और अंडरस्टैंडेबल हो, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। और बिना ट्रांसपेरेंसी के कभी भी गुड गवर्नेंस, सुशासन नहीं आ सकता। सुशासन का चौथा पिलर है रिस्पॉन्सिवनेस। और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जो सरकार है वो लोगों की डिमांड्स को, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, उनको टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर रही है। नहीं तो लोग हो सकता है विद्रोह करने लगे, हो सकता है लोग सरकार के खिलाफ, जैसे कि हमने देखा नक्सलाइट एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एरियाज में, जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी में, कि कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, जो कि ऑफ कोर्स गलत है बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर रिस्पॉन्सिव होगी, जैसे कि आज की हमारी सरकार है जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है नक्सलाइट्स की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स की तरफ, कि उन एरियाज में लोगों का विकास भी हो रहा है और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट को चुनौती भी दे रही हैं। तो अब हम खुद देख रहे हैं कि नक्सलिज्म भी कम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी गिर रही है। मतलब कि सरकार को लोगों की जरूरत समझ के उसका जवाब देना होगा कि देखिए आपको ये प्रॉब्लम थी, हम आपके लिए पॉलिसी लेके आए हैं, आपको ये प्रॉब्लम थी, हम आपके लिए बिल लेके आए हैं। कि फॉर एग्जांपल एक कंप्लेंट हमेशा से रही कि जो पूर्वोत्तर है वो हमेशा निग्लेक्टेड रहा है भारत सरकार की पॉलिसीज में। हमने अलग मंत्रालय बना दिया, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं। हमने पूरी अलग एक मिनिस्ट्री बना दी, रिस्पॉन्सिवनेस, टाइम बेस्ड वेलफेयर, कि समय रहते सही समय के अंदर हमारे को सबका विकास करना है। पिलर नंबर 5, कि जो हमारा विकास है वो कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। और यहां पे कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हो, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप कोई बिल ला रहे हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा प्रकार के लोगों को आप साथ लेके चलिए, उनका ओपिनियन समझिए कि ये कानून जो है ये अलग अलग ग्रुप्स को किस प्रकार से इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार, उसमें अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के साथ जो है
चर्चा विमर्श कर रही है कि यह आपको किस प्रकार से इंपैक्ट कर सकता है। तो जब भी आप कोई निर्णय लो, और खासतौर से जब आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हो, तो उसमें हमेशा कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए कि आपके पास सबका कॉन्फिडेंस है, आपके पास सबका विश्वास है, और उसके बाद ही आप ये स्टेप उठाने जा रहे हैं। कंसेंसस बिल्डिंग। छठा पिलर है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, कि कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलरली माइनॉरिटी से, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो सेक्सुअल माइनॉरिटी हो, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स को सेक्सुअल माइनॉरिटी बोला जाता है, और हमने कोविड के टाइम पे देखा कि वो किस तरीके से एक्सक्लूडेड रह गए थे। तो यहां पे बात हो रही है इंक्लूसिवनेस की, कि गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सबका साथ, कि कोई भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में छूटना नहीं चाहिए, और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उन सबको आपको डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा। इंक्लूसिवनेस। अगला है इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी। क्या भारत के रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो रहा है? जैसे कि हम FRBM एक्ट लेके आए 2003 में, वो क्यों था? वो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए ही तो था, कि ये कानून हम लेके आएंगे, इससे देश का फिस्कल डेफिसिट कम होगा, रिसोर्सेज को ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास किया जा सके। इसे ही तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बोलते हैं, कि कम रिसोर्सेज, कम पैसा खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमारे को भला और विकास करना है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है कि उसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, बॉडीज बना दी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, नीति आयोग हो गया। ये जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। ये नहीं कि फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट जमा होती जा रही है और उसको कोई खोल के नहीं पढ़ रहा। नहीं, ये रिपोर्ट वाला जमाना गया। अभी अपना फोकस है रिजल्ट पे। तभी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी आपकी गुड गवर्नेंस, सुशासन, गवर्नेंस की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। तो अगर आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड को मीट कर रहे हैं, और आप इंस्टीट्यूशंस को रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं, वहां पर रेड टेपिज्म को खत्म कर रहे हैं, तो आप इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और गुड गवर्नेंस का आखिरी पिलर है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि सरकार की जवाबदेही, कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका क्या निर्णय है, क्या परिणाम है, और सरकार जो है वो लोगों को जवाब देगी। अकाउंटेबल टू द पीपल। इसके अलग अलग तरीके हमारे को पता है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि हमारा जो संसद भवन है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है कि बताइए ये गलत काम कैसे हुआ। सरकार से कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगले चुनाव में जनता जनार्दन जो है वो हो सकता है कि बहुमत भी छीन ले। तो ये सारे के सारे अकाउंटेबिलिटी के तरीके हैं, और एक लोकतंत्र में, एक गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा जरूरी चीज कोई हो ही नहीं सकती। कि आप जवाब दो कि अगर हमने विश्वास करके आपको चुना है तो आपने 5 साल में क्या काम करा है, दिखाओ हमारे को। अकाउंटेबिलिटी। सरकार अगर अपने ब्यूरोक्रेट से रेगुलर रिपोर्ट्स ले रही है, ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है, जियो टैगिंग ऑफ टॉयलेट्स करा रही है, जियो टैगिंग ऑफ हाईवे करा रही है, जियो टैगिंग ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का जियो टैगिंग करा रही है, वो सब क्या है? अकाउंटेबिलिटी। कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो है बाकी, वो गांव गांव गली कूचे जाके नहीं देख सकते कितने घर बन रहे हैं। काम करो, वहां पे जियो टैगिंग कर दो, मैं अपने लैपटॉप पे देख लूंगा कहां पे घर बन रहा है। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो एक सरकारी अफसर की हो या सरकार मंत्रियों की। अकाउंटेबिलिटी। ये हैं 8 पिलर्स सुशासन के, गुड गवर्नेंस के, कि किस प्रकार से अटल बिहारी जी के जन्मदिन पे, गुड गवर्नेंस डे पे, हमारे को इन 8 पिलर्स को दोबारा से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत किन क्षेत्रों में आगे है और किन क्षेत्रों में पीछे है। इससे पहले हम अपने आज के वीडियो को खत्म करें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि आवर वर्ड्स, आवर एक्शंस एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स
जो हम नीतियां ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं, जो दूसरे देशों के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इट शुड बी एम्ड एट ट्राइंग टू अचीव pragmatic goals rather than creating rhetorical effect. भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत चीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये क्या रेटोरिक है? रेटोरिक का मतलब जुमलेबाजी। रेटोरिक का मतलब वही बोल बच्चन चलता जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, ये सब जुमलेबाजी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिजल्ट, हमें चाहिए गोल ओरिएंटेड बातें। कि फ्रांस से रफाल खरीद लेंगे, खरीद लिया, देश का डिफेंस स्ट्रांग हो गया। रशिया के साथ मिलके कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे, नहीं, बना दिए। गोल ओरिएंटेड हवा में बात नहीं होनी चाहिए। जमीनी स्तर पे जो चीज हमारे को रिजल्ट दे रही है, हमारी पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी का वो इंपैक्ट होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे। तो इन महान पुरुष की हमने आइडियोलॉजी समझी और समझा कि किस प्रकार से आज भी इनके जो सिद्धांत हैं वो हमारे देश को आगे प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और इनके सिद्धांत हमारे को गुड गवर्नेंस डे पे ही नहीं बल्कि पूरे साल ध्यान में रखने चाहिए एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। रुकेंगे यहां पे। जय हिंद।